दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि 5 से 6 चैप्टर इस वीडियो में कवर होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कंप्यूटर का सारा एमसीक्यू जो क्वेश्चंस यानी कि T2 में पूछा जाता है उस सारा सलूशन इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला चैप्टर रहने वाला है यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की जितना एमसीक्यू है जो T2 में पूछा जाता है और पूछने की इस बार संभावना है, सारा पेपर यानी कि इस वीडियो में हल होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को इन तक जरूर देखें, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्य को समान सटीकता तथा यानी कि कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है। तो दोस्तों यानी कि इससे संबंधित क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इससे जो संबंधित होता है यानी कि वर्सालिटी होता है। क्या होता है, यानी कि वर्सालिटी होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि वर्सालिटी। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्त अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे बड़ा मैराथन यानी कि नेक्स्ट पार्ट 2 में होगा, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में GIGO का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, किसका यानी कि पूर्ण रूप पूछ रहा है, GIGO का। तो दोस्तों इसका होता है यानी कि गार्बेज। ठीक है, क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोई कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों ये जो होता है आपको यानी कि किसके कारण ये अपने यानी कि हस्तक्षेप सक्षम बनाती है, ये जो दोस्तों होता है ये यानी कि स्वचालन होता है। क्या होता है, यानी कि स्वचालन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, स्वचालन। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का सेशन बहुत बड़ा होने वाला है तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में यानी कि समर्थ बनाती है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ये अस्थिरता के कारण, ठीक है, यानी कि अस्थिरता के कारण ये एक ही समय में अलग अलग कार्य को कर सकता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है, कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि कंप्यूटर की ये विशेषता जो दोस्तों यानी कि विश्वसनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है, विश्वसनीयता कहलाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि डिजिलेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्न में से किससे है। तो ऑप्शन ए में कर एक कंप्यूटर समान सटीकता व कुशलता के साथ भिन्न भिन्न यानी कि प्रकार के कार्य कर सकता है, और बी में कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर समान संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य का गणनाएं कर सकता है, और सी में दिया है कंप्यूटर अधिक तेज गति से काम करता है, और डी में है कंप्यूटर 100% सटीकता के साथ यानी कि गणनाएं करता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यानी कि एक कंप्यूटर समान यानी कि संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य का गणना कर सकता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यानी कि IECT का पूरा नाम क्या है। ठीक है, यानी कि हमसे IECT का पूरा नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों IECT का फुल फॉर्म जो होता है यानी कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में करा यानी कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, ये तो सरासर गलत है भाई, ये तो नहीं होता है। बी में करा यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होता है। सी में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, नहीं भाई। डी में दिया है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। कौन सा? डी होगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि खाते स्टॉक कीमती वस्तु आदि संबंधी जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों जब यानी कि खाता की यहाँ पे बात ही कर रहा है, देखिए यहाँ पे यानी कि खाता का बात ही कर रहा है, तो ये सब जो आता है यानी कि बिजनेस एप्लीकेशन में आता है। किसमें? यानी कि बिजनेस एप्लीकेशन में आता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बिजनेस एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है। वो क्या होता है जो यानी कि कंप्यूटर लगातार यानी कि कार्य करता है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि कंप्यूटर के पास यानी कि उद्यमशीलता होता है। क्या होता है? उद्यम यानी कि शीलता के कारण, ठीक है, यानी कि उद्यमशीलता के कारण ये लगातार काम को करता है और थकता नहीं है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, तो यानी कि विभिन्न यानी कि समस्या जो होता है उसको जो हल करता है कंप्यूटर को उस क्या कहेंगे? तो दोस्तों ये यानी कि बहुविज्ञता होता है। क्या होता है? बहुविज्ञता होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के डैश गुण को दर्शाती है। तो दोस्तों ये जो यानी कि दर्शाता है आपको यानी कि सटीकता। ठीक है, यानी कि जब त्रुटि कोई ना हो तो ये सटीकता यानी कि सटीक कार्य ही न किया, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए राइट आंसर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषता को यानी कि दर्शाता है। ठीक है, तो दोस्तों वो जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था यानी कि शिफ्ट 1 में पूछा था, लेकिन वो मॉर्निंग में नहीं यानी कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा था, लेकिन ये मॉर्निंग में क्वेश्चन सेम ही पूछा हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए यानी कि बिना थकान या त्रुटि का जो काम करता है वो उद्यमशीलता के कारण, क्या यानी कि उद्यमशीलता के कारण ये करता है। तो राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि एक डैश दिखता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ यानी कि जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो योगदान देता है यानी कि कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यानी कि डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो देखिए दोस्तों एक कंप्यूटर का जो वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना होता है वो कंप्यूटर, ठीक है, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। क्या होता है? आर्किटेक्चर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का यानी कि सही पूर्ण रूप है? तो देखिए दोस्तों BIS का यानी कि पूर्ण रूप जो होता है यानी कि बेसिक, ठीक है, इनपुट, ठीक है, इनपुट और उसके बाद यानी कि आउटपुट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इनमें संग्रहित किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों सिस्टम को जब बूट किया जाता है तो बायोस को यानी कि ठीक है निर्देश दिया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए बायोस ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है आज का, डैश यानी कि अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डैश यानी कि सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो करता है यानी कि डाटा इन्फॉर्मेशन करता है। कौन सा? यानी कि डाटा यानी कि इन्फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है डाटा इन्फॉर्मेशन? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों जो अधिक यानी कि समझने योग्य होता है उसको क्या कहेंगे? यानी कि उसके पास ज़्यादा जानकारी है तो जानकार कह सकते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है जानकारी। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तन डेटा को डैश कहा जाता है। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है यानी कि जानकारी हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में यानी कि किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि जिसके यानी कि देख रेख में जो करते हैं उसको हम यानी कि ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि एथिलेमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, बी में कह रहा है यानी कि आउटपुट यूनिट, सी में है यानी कि कंट्रोल यूनिट, डी में है यानी कि मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों ये सारा जो आता है यानी कि कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश में मापी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका जो यानी कि आवृत्ति मापा जाता है वो मेगा हर्ज में मापा जाता है। किस में? मेगा हर्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर यानी कि करेक्ट सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, कंप्यूटर व्यवस्थापन उन डैश इकाइयों और उनके यानी कि अंतः संबंधों को यानी कि संदर्भित करता है जो यानी कि वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को यानी कि कार्यान्वित करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में कार्य यानी कि गतिशील, बी में है मार्ग दर्शन संबंधी और सी में है स्थिर और डी में है यानी कि परिचालन। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों ये परिचालन के द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आज का यानी कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर यानी कि साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, बी में है यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बनाने में और सी में है यानी कि प्रोग्राम लिखने में और डी में है यानी कि दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो दोस्तों यानी कि जो एप्लीकेशन आसानी से चला सकता है वो यानी कि साक्षर कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का यानी कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में करें यानी कि कर्मचारी का नाम, बी में यानी कि परीक्षा का अंक, सी में यानी कि बैंक शेष और डी में यानी कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यानी कि नॉन न्यूमेरिक डाटा जो होता है ये सारा है। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक जो डाटा है ये सारा है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि उपयुक्त सभी? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि कंप्यूटर में डेटा कहते हैं यानी कि जो सूचना दिया जाता है। ठीक है, यानी कि दी गई सूचना को यानी कि डाटा कहते हैं। दी गई सूचना को डाटा कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया गया है? दी गई सूचना ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए ठीक है, अब दोस्तों यानी कि सेट 1 में जो यानी कि चैप्टर 1 में जो था यानी कि कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन था लगभग यानी कि 25 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, 25 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का यानी कि आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके सभी एमसीक्यू को करेंगे। चलिए उसका सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसका यानी कि सबसे पहला प्रश्न है यानी कि MFLOPS क्या है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि MFLOPS क्या है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इसका उपयोग CPU की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं करते हैं। ठीक है, और बी में कह रहा है यानी कि इसका उपयोग स्मृति पहुंच समय को मापने के लिए किया जाता है, इसके द्वारा भी नहीं होता है। और सी में इसका उपयोग CPU की गति को मापने में किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि
FLOPS का जो उपयोग करते हैं वो CPU का गति मापने के लिए। तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि एक CPU प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए डैश के साथ सीधे अंतःक्रिया करती है। तो दोस्तों जो अंतःक्रिया करती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, वो हमको जवाब देना है। तो अंतःक्रिया जो करता है दोस्तों यानी कि रैम करता है। कौन? रैम। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? रैम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि एकीकृत परिपथ के संबंध में यानी कि VLSI का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों VLSI का पूर्ण रूप होता है यानी कि वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट इसका यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हम कंप्यूटर की गति को माइक्रोसेकेंड में व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसेकेंड के बराबर है? तो दोस्तों यानी कि माइक्रोसेकेंड के जो बराबर है वो यानी कि 10 के पावर -6 सेकेंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऐसा? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की उस मात्रा को यानी कि दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो दोस्तों यानी कि वो जो इकाई करने में सक्षम होता है वो प्रवाह थ्रूट है। क्या है? यानी कि प्रवाह है। तो ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि प्रवाह। इसका अन्य नाम को यानी कि थ्रूपुट भी कहते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यानी कि सबसे पहला दिया है यानी कि TFLOPS, उसके बाद आपको दिया हुआ है यानी कि MFLOPS, उसके बाद है यानी कि GFLOPS। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सबसे पहले जो यानी कि इसमें आएगा, ठीक है, आरोही क्रम में अगर इसको सजाते हैं तो सबसे पहले यानी कि MFLOPS आएगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि उसके बाद आएगा यानी कि GFLOPS। ठीक है, GFLOPS। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपको यानी कि जो बचता है यानी कि TFLO यानी कि PS। ठीक है, देखिए ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो गलत वाला हमको पहचानना है। यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग जब क्वेश्चन एग्जाम में पढ़िएगा तो क्वेश्चन समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में यानी कि CPU को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। बी में है यानी कि CPU संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है। सी में है कर्नेल CPU का कोर है होता है। और डी में है यानी कि कंट्रोल यूनिट CPU का एक हिस्सा है। ठीक है, तो हमको ये इसका यानी कि राइट आंसर, ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा कर्नेल जो है CPU का कोर होता है। ये सारा सर गलत है, तो राइट आंसर गलत वाला पहचाना था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यानी कि सेम ही क्वेश्चन से इसको स्किप करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई जो है CPU का अभिन्न अंग है? तो दोस्तों यानी कि इसका जो अभिन्न अंग होता है वो क्या होता है, वो हमको यानी कि बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो अंग होता है वो यानी कि रजिस्टर है। क्या है? रजिस्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? रजिस्टर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहला वाला क्वेश्चन दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं, हमको थोड़ा उसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ये 10 नंबर है। ठीक है, और ये यानी कि 9 नंबर है। तो ये क्वेश्चन अलग है, उसके भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यानी कि सत्य नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ऑप्शन ए में यानी कि CPU डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है। बी में है यानी कि ALU CPU का एक भाग है। ठीक है, और सी में है यानी कि CPU के संदर्भ में एक सेट से भी होता है, तो ये भी सही है। और डी में कर यदि एक यह अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, ये भी करता है। दोस्तों इसमें तो सारा यानी कि सही दिया ही है। ठीक है, सारा सही है।
तो हमसे इसमें यानी कि गलत वाला पहचाना था, तो ऑप्शन नंबर ई में एक और अपने मन से ऑप्शन बनाइए इनमें से, ठीक है, इनमें से यानी कि सभी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ई हो जाएगा, ठीक है। ये जो कह रहा है यानी कि सब यानी कि गलत दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो इस को यानी कि फॉलो कर रहा है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सत्य बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो संभवतः यानी कि सीपीयू डेटा का निर्देश का प्रसंस्करण करता है, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है आज का, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से किसे प्री प्रोसेसिंग के तौर पर संदर्भित किया जाता है जिसमें रॉ डेटा को ठीक करके डेटा प्रोसेसिंग के अगले चरण के लिए व्यवस्थित किया जाता है। तो ऑप्शन ए में करें यानी कि डेटा इंटरप्रेशन, बी में है डेटा कलेक्शन, सी में है डेटा प्रिपरेशन और डी में यानी कि डेटा इनपुट। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो हमको यानी कि जवाब देना है। तो राइट आंसर जो दोस्तों यानी कि डेटा प्रिपरेशन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है यानी कि जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यानी कि जिस पे यानी कि सारा डिवाइसेस लगी रहती है उसको यानी कि मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि मदर बोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है, राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में कार्य यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी में है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी में है यानी कि संबंध संसाधक और डी में यानी कि ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि ये होता है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग यानी कि सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, डैश एक प्रोग्राम है जो चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि प्रक्रिया एक प्रोग्राम है, ठीक है, यानी कि प्रक्रिया एक प्रोग्राम है जो चलता है। तो राइट आंसर यानी कि प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि सीपीयू के घटक को जो दर्शाता है उस वो होता है यानी कि सीपीयू के जो घटक को दर्शाता है वो सबसे पहले यानी कि एएलयू होता है, ठीक है, उसके बाद यानी कि सीयू होता है, उसके बाद यानी कि रजिस्टर होता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में कह रहा है सीयू रोम रजिस्टर, तो नहीं, बी में एएलयू रोम रैम, तो नहीं, सी में है यानी कि हार्ड डिस्क एएलयू सीयू, नहीं, और डी में एएलयू सीयू और रजिस्टर, ठीक है। तो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। तो देखिए दोस्तों एएलयू किसका पार्ट है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों एएलयू जो यानी कि पार्ट होता है, ठीक है, एएलयू यानी कि सीपीयू का पार्ट है। किसका, सीपीयू का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि कंप्यूटर द्वारा जो यानी कि मूल ऑपरेशन करते हैं वो ऑप्शन ए में कर अंकगणितीय ऑपरेशन भी किया जाता है, बी में यानी कि तार्किक ऑपरेशन भी करते हैं कंप्यूटर, और सी में यानी कि संचयन और पुनर्प्राप्ति भी करता है। तो इनमें से सभी ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 16 में पूछा हुआ है, यानी कि यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित के अपग्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि पीसी की यानी कि कार्यक्षमता को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यानी कि सीपीयू को, ठीक है, यानी कि सीपीयू जो होता है यानी कि उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मॉनिटर के द्वारा तो नहीं कर सकते हैं और नहीं कीबोर्ड के द्वारा, ठीक है, तो ये दोनों तो गलत ही हो गया, और डी में तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन ए के द्वारा सीपीयू को अगर कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे तो इसको अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सीपीयू के प्रमुख यानी कि घटकों को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि सीपीयू के जो घटक को दर्शाता है वो सबसे पहले यानी कि एएलयू होता है, ठीक है, क्या होता है, एएलयू होता है, उसके बाद यानी कि सीयू होता है, उसके बाद यानी कि रजिस्टर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में कहा है यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस, बी में है यानी कि मेमोरी डिवाइस, सी में है यानी कि पेरिफेरल डिवाइस और डी में है यानी कि ऑनबोर्ड डिवाइस। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि उसको क्या कहेंगे, तो उसको यानी कि पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एक डैश दिखता है कि यानी कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ यानी कि जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करता है, योगदान देता है। तो दोस्तों यानी कि एक साथ जोड़ा जाता है, साकार यानी कि जो जिसके द्वारा होता है उसे यानी कि कंप्यूटर, उसको यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर यानी कि आपको दिख रहा है यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो दिया हुआ है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि आपको यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सेम ही क्वेश्चंस लगेगा, यानी कि 22 नंबर और 23 नंबर, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो जाएगा। ठीक है, आर्किटेक्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि कंप्यूटर चिप्स का जो निर्माण होता है यानी कि सेमीकंडक्टर से। किससे? यानी कि सेमीकंडक्टर से। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से सीपीयू के घटक है? तो देखिए दोस्तों, यानी कि सीपीयू का जो घटक होता है तो यानी कि एएलयू भी आता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि सीयू भी आता है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद यानी कि दो ही ऑप्शन से ही बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, यानी कि सीपीयू का पूर्ण रूप पूछ रहा है, सीपीयू का। ठीक है, तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? तो दोस्तों यानी कि आंतरिक भंडारण जो प्रदान करता है वो कौन करता है, वो हमको यानी कि जानना है। तो दोस्तों यानी कि आंतरिक भंडारण जो प्रदान करता है वो यानी कि रजिस्टर प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? यानी कि रजिस्टर। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का यानी कि फ़र्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को किस यूनिट की देखरेख में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि जिस यूनिट में यानी कि देखरेख किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको यानी कि कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको यानी कि कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग चक्र के यानी कि चक्रणों के क्रम को पहचानें। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, ऐसा नहीं होता है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन ए जो कह रहा है यानी कि सरासर गलत है और सही वाला हमको पहचानना है। बी में है यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग स्टेज और स्टोरेज, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। सी में है यानी कि प्रोसेसिंग, नहीं, पहले तो प्रोसेसिंग नहीं होगा, पहले तो इनपुटे होगा। देखिए डी पढ़ लेते हैं। डी में यानी कि इनपुट दिया है, चलिए ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, वो भी ठीक है। उसके बाद आउट स्टेज होता है, उसके बाद यानी कि स्टोरेज होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि डी मैच खा रहा है, राइट आंसर यानी कि सही है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? तो ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सीपीयू मेमोरी में शामिल जो होता है वो क्या क्या होता है वो हमको बताना है। तो देखिए सीपीयू मेमोरी में शामिल होता है यानी कि स्क्रैच कैड होता है। ठीक है, स्क्रैच कैड यानी कि पैड मेमोरी होता है। उसके बाद यानी कि कैश मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा।
ठीक है। अब दोस्तों यानी कि सेकेंड चैप्टर भी ख़त्म है। अब यानी कि थर्ड चैप्टर जो आता है वो यानी कि कंप्यूटर का उद्भव व विकास, ठीक है। कंप्यूटर का यानी कि उद्भव व विकास है, उसके सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसका पहला प्रश्न दिया है यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के यानी कि जनरेशन में जो उपयोग किया गया था वो किसका किया गया था, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड में कहा रहा है ना, यानी कि 2 एंड में, ठीक है। और दोस्तों यानी कि 2 एंड जनरेशन में जो यूज किया गया था यानी कि ट्रांजिस्टर का, किसका, ट्रांजिस्टर का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए यानी कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों यानी कि वैक्यूम ट्यूब का जो उपयोग किया गया था वो यानी कि फर्स्ट पीढ़ी में किया गया था। किस में, फर्स्ट पीढ़ी में। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, फर्स्ट पीढ़ी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में यानी कि इसके विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड यानी कि IC का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि IC का जो उपयोग किया गया था वो किस में किया गया था। तो दोस्तों IC का उपयोग यानी कि तीसरा पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है, तीसरी में। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तीसरी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि डेटा प्रसंस्करण क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियाँ का सही क्रम देता है, ठीक है। तो देखिए इसमें तो यानी कि सबसे पहले यानी कि पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि दूसरा आ जाएगा, पहला दूसरा। उसके बाद यानी कि तीसरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि लास्ट में जो आएगा यानी कि चौथा आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 4, इस तरीक़ा से क्रम होगा। तो ऑप्शन ऐसा यही में दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यानी कि कंप्यूटरों में यानी कि IC के इस्तेमाल का प्रारंभ किया था। IC का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यानी कि IC का पूरा नाम जो होता है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड यानी कि सर्किट होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए में यानी कि इन्वेटेड सर्किट तो नहीं, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर भी नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये चिप तो नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि पाइथन निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन से संबंधित है। तो दोस्तों जो पाइथन जो है यानी कि संबंधित है वो आपको यानी कि चौथी पीढ़ी से, ठीक है, चौथी पीढ़ी से संबंधित है। तो ऑप्शन किस में दिया है, चौथी पीढ़ी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित विकल्पों को यानी कि उनकी डेटा संसाधन क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यानी कि सबसे पहले यानी कि माइक्रो कंप्यूटर आता है, ठीक है, माइक्रो आता है, ठीक है, सबसे पहले यानी कि माइक्रो कंप्यूटर आता है। उसके बाद यानी कि मिनी आता है और उसके बाद दोस्तों यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा किस में दिया है, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम। ये ऑप्शन ए में है यानी कि माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम, तो गलत हो गया। बी में है मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम, ये भी गलत हो गया। सी में है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद यानी कि मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ठीक है, ऑप्शन सी सही है। डी भी पढ़ लेते, मिनी कंप्यूटर मिनी दिया है, मेन फ्रेम दिया है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, ये तो नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि इनेक या इडीवेक आदि डैश पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो दोस्तों ये सब जो यानी कि ये प्रथम यानी कि पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी का, यानी कि प्रथम यानी कि पीढ़ी का कंप्यूटर है। इनेक, इडीवेक ये सब फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि डैश पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित यानी कि किए गए थे। तो दोस्तों यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात किया जाए तो यानी कि चौथी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था, ठीक है, किसमें, यानी कि चौथी पीढ़ी में, ठीक है, चौथी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का। तो लास्ट यानी कि करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि चौथी पीढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का यानी कि उन्नत तकनीकें जैसे कि यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, उसके बाद जो है कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। तो दोस्तों ये सब जो है आपको यानी कि पांचवी, ठीक है,
यानी कि 5वीं पीढ़ी के, ठीक है ना, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इस सब का प्रयोग किया गया था। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, आपको यानी कि भविष्य में भी ये नोट्स काम देगा, ठीक है, कंप्यूटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा एक समय में यानी कि कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो दोस्तों यानी कि मिनी कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर जो होता है एक समय में यानी कई उपयोगकर्ता को सपोर्ट करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिनी कंप्यूटर, राइट डी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न यानी कि परिकलक की उत्पत्ति डैश से हुई है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि परिकलक का जो उत्पत्ति हुआ है वो अवकेश से हुआ है, ठीक है, किससे? अवकेश से। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? अवकेश। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है यानी कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है, बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि ऐसी कंप्यूटर जो बिना किसी भेदभाव यानी कि भेदभाव के निर्देशों तथा डेटा एक ही यानी कि स्मृति इकाइयों के संग्रहित करती है, डैश संरचना पर आधारित होती है। तो दोस्तों यानी कि वो जो एक ही पे यानी कि आधारित होता है वो किस पे यानी कि किस पे संग्रहित होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों वो जो संग्रहित होता है वो वान न्यूमैन पे संग्रहित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर डैश से बने होते हैं। तो दोस्तों पहला पीढ़ी का कंप्यूटर जो है यानी कि वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ है। किससे? वैक्यूम ट्यूब से बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि IBM, ठीक है, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर डैश से संबंधित है। तो दोस्तों ये सब जो यानी कि संबंधित है IBM 360 और IBM 370 ये यानी कि तीसरा पीढ़ी से संबंधित है। किससे? तीसरा पीढ़ी से। ऑप्शन नंबर किस में है तीसरा पीढ़ी? ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर जनरेशन में यानी कि IC को VLSI सर्किट में बदला गया? तो दोस्तों यानी कि IC को जो है यानी कि VLSI में जो बदला गया था, ठीक है, VLSI में जो बदला गया था वो पीढ़ी आपको यानी कि चौथा था। क्या था? यानी कि चौथा पीढ़ी में, ठीक है, चौथी पीढ़ी में इसको बदला गया था। हाँ, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि चौथी पीढ़ी। ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए में यानी कि इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, नेक्स्ट यानी कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीनों कंप्यूटर तो होता है लेकिन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कभी सुने नहीं है, कहीं पढ़े नहीं है, तो नहीं वाला ही पहचानना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि परम डैश का उदाहरण है, ठीक है। तो परम क्या है दोस्तों? तो यानी कि परम जो होता है दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि वृहत कंप्यूटर डैश से अधिक शक्तिशाली नहीं है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में यानी कि सुपर कंप्यूटर, बी में मिनी कंप्यूटर, सी में निजी कंप्यूटर, डी में माइक्रो कंप्यूटर। तो यानी कि किससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है वो हमको पहचानना है। तो यानी कि सुपर कंप्यूटर से शक्तिशाली नहीं होता है, ठीक है। सुपर यानी कि कंप्यूटर से शक्तिशाली नहीं होता है। ऑप्शन किस में है? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यानी कि अरिथमोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो इसका आविष्कार जो है दोस्तों यानी कि चार्ल्स थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स यानी कि थॉमस के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि चार्ल्स थॉमस। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि वैक्यूम ट्यूब को यानी कि वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था।
तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग दोस्तों यानी कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। तो राइट आंसर यानी कि पहला हो जाएगा। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर, बेस्ट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि डैश सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे भारत में यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ यानी कि एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया और यानी कि असेंबल किया गया है। तो दोस्तों वो क्या है? तो वो दोस्तों यानी कि परम है। क्या है? यानी कि परम है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? परम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन डैश कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि प्राचीन गणना का यानी कि जो साधन है वो यानी कि अबकेश है। कौन सा है? अबकेश है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? अबकेश। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर शब्द यानी कि व्युत्पन्न हुई है। तो यानी कि कंप्यूटर शब्द को यानी कि लैटिन शब्द यानी कि लैटिन भाषा या लैटिन शब्द में जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है। ठीक है। तो यानी कि प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज द्वारा यानी कि बनाया गया था वो एनालिटिकल इंजन था। ठीक है। क्या? एनालिटिकल इंजन था। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की यानी कि अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि कंप्यूटर का अवधारणा की अगर बात किया जाए तो यानी कि चार्ल्स बेबेज को ही याद किया जाता है क्योंकि इसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसलिए तो इसके बगैर तो क्या बताए। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है और राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था। तो दोस्तों यानी कि भारत में पहला कंप्यूटर जो है यानी कि कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है। वो यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ठीक है इंडियन यानी कि स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है किस शहर में भारत का पहला यानी कि डाकघर एटीएम खोला गया। ठीक है। तो यानी कि पहला डाकघर एटीएम जो खोला गया था दोस्तों वो आपको यानी कि चेन्नई में खोला गया था। किस में? चेन्नई में खोला गया था। ऑप्शन नंबर किस में है? चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न है यानी कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों यानी कि एप्पल का यानी कि कंप्यूटर जो था यानी कि एप्पल 1 ही था। ठीक है। यानी कि एप्पल 1 ही था। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? एप्पल 1। तो ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है। राइट आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि कंप्यूटर जनरेशन का 1 से लेकर के 5 का सही अनुक्रम चुने। ठीक है। यानी कि फर्स्ट में जो किसका प्रयोग किया गया था, सेकेंड में किसका, थर्ड में किसका, फोर्थ में किसका, फाइव्थ में किसका। चलिए ऑप्शन ए में यानी कि दिया है यानी कि वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। पहला में तो इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का। दूसरा में है ट्रांजिस्टर, ये भी ठीक है। ठीक है। और उसके बाद यानी कि तीसरा में दिया है एकीकृत का। ठीक है। आईसी का भी ठीक है। और चौथा में VLSI का। ठीक है भाई। VLSI माइक्रो प्रोसेसर का। और डी में यानी कि ULSI का। ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर जो है यानी कि सही है। ऑप्शन बी भी पढ़ लेते यानी कि ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है। एकीकृत सर्किट VLSI का, उसके बाद ULSI का। तो दोस्तों पहला में तो ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि वर्ष 2015 तक यानी कि कंप्यूटर की डैश पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था। तो दोस्तों यानी कि 2015 तक जो यानी कि कंप्यूटर का यानी कि जो पीढ़ी था वो कितना है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है। तो दोस्तों यानी कि 2015 तक जो यानी कि कंप्यूटर का पीढ़ी था वो 5 पीढ़ी था। कितना? यानी कि 5 पीढ़ी था। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 5। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न यानी कि मेमोरी आकार और यानी कि प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिना यानी कि आयरन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, बी में है यानी कि मिनी कंप्यूटर, सी में है यानी कि मेनफ्रेम कंप्यूटर और डी में है यानी कि सुपर कंप्यूटर। तो किसको यानी कि दोस्तों यानी कि बिग आयरन के रूप में जाना जाता है वो हमको बताना है। ठीक है। तो दोस्तों यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, ठीक है,
मेन यानी कि फ्रेम कंप्यूटर जो होता है उसको जाना जाता है यानी कि बिग आयरन के रूप में, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि सबसे पहला यानी कि मिनी कंप्यूटर क्या था। तो दोस्तों यानी कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो था यानी कि PDP-8 था। क्या था? PDP-8 था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि ये स्टार्ट होगा 4 नंबर, वो है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है दोस्तों। यानी कि शुरू का जो चैप्टर है उसमें थोड़ा कम क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे जैसे यानी कि आगे बढ़ता है उसमें यानी कि उस हिसाब से यानी कि क्वेश्चन यानी कि बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब चलिए आज का चौथा क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर चैप्टर का पहला प्रश्न दिया है यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों उससे पहले हम बता दें, प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कंप्यूटर का पार्ट 1 है और इसके बाद यानी कि पार्ट 2 होगा जो उसमें लगभग यानी कि 400 प्लस क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। 400 और 500 के बीच में क्वेश्चन रहने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम भी वादा करते हैं हम इतना अच्छा से आप लोगों को सपोर्ट करेंगे कि आप लोगों को मेरिट में नाम रहेगा, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न है यानी कि चौथा नंबर चैप्टर का निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। देखिए तो यानी कि SRAM जो है क्या है और DRAM क्या है और EEPROM क्या है, ये एक दूसरे से यानी कि ये सब संबंधित है, लेकिन यानी कि मैग्नेटिक टेप जो है यानी कि बाकी विकल्प में से सबसे अलग है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यानी कि निम्नलिखित में से यानी कि किसमें डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा करने की यानी कि आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि डाटा को जो यानी कि रिफ्रेश किया जाता है वो किस में करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि डाटा को जो रिफ्रेश किया जाता है वो DRAM में करते हैं। किस में? DRAM में करते हैं डाटा को रिफ्रेश। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? DRAM। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि SRAM में यानी कि अक्षर S क्या दर्शाता है। तो दोस्तों यानी कि S जो दर्शाता है यानी कि स्टैटिक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्टैटिक। ऑप्शन नंबर किस में दिया है स्टैटिक? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन जो है 256 निबल के बराबर होता है। तो दोस्तों यानी कि 256 निबल बराबर यानी कि 128 यानी कि बाइट्स होता है, ठीक है। बाइट्स होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 128 बाइट्स। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि MFLOPS, जी में है यानी कि गीगाहर्ट्ज, सी में है गीगाबाइट और डी में है यानी कि MIPS। तो दोस्तों इस तीनों जो यानी कि दिया है यानी कि ए, बी और डी, ये तीनों यानी कि तीनों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन ये जो दिया है यानी कि गीगाबाइट ये सबसे अलग है, ठीक है। तो असंगत वाला को चुनना ही था। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य वाला को हमको पहचानना है। तो चलिए ऑप्शन ए में का यानी कि SRAM को पावर रिफ्रेश विद्युत परिपथ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कह रहा है यानी कि SRAM को जो है यानी कि रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। बी में SRAM को सिक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्त इसको तो यानी कि सिक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी कह रहा है कि कहा जाता है, लेकिन ये सरासर गलत है, नहीं कहा जाता है, ठीक है। पहला तो सही है, ठीक है। और सी में कह रहे हैं कि SRAM ट्रांजिस्टर लेंस का उपयोग करता है, ठीक है भाई, एकदम करता है। डी में है यानी कि SRAM जो है DRAM से तेज होता है, एकदम होता है। तो यानी कि नहीं वाला पहचानना था, गलत वाला, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है गलत। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि 8 बिट एड्रेस लाइन का उपयोग करके कितने अलग अलग एड्रेस बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यानी कि 8 बिट एड्रेस लाइन को जो है यानी कि अलग अलग करके यानी कि 200 यानी कि 56 लाइन बनाया जा सकता है। कितना? 256 लाइन बनाया जा सकता है, ठीक है। कितना? 256। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है 2 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों यानी कि 2 किलोबाइट है, ठीक है। तो यानी कि हमको बताना है कि 2 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं। तो दोस्तों यानी कि 10 कितना होता है, एक में 1024 और प्लस में यानी कि 1024 बराबर में कितना हो जाएगा, यानी कि 2048 हो जाएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद।
तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2048, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि निम्नलिखित में से कौन 1 किलोबाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों यानी कि 1 किलो यानी कि बाइट के बराबर जो होता है, ठीक है, 1 किलोबाइट के बराबर जो होता है दोस्तों, यानी कि 8192 बिट्स होता है। ठीक है, 8192 बिट्स होता है। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में ट्रांजिस्टर लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि एसएडएम में जो है यानी कि इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एसएडएम में इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहे यानी कि रोम एक यानी कि स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। बी में कह रहे हैं कि कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है। सी में कह रहे हैं कि रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। डी में यानी कि बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। ठीक है, तो गलत वाला को हमको पहचान करना है इसमें से। तो दोस्तों यानी कि सी में जो दिया हुआ है रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं, ये सरासर गलत है। तो ऐसा नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला ही हमको पहचानना था। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ऑप्शन ए में कारण कि कैश मेमोरी बहुत ही तेजी से कार्य करती है लेकिन इसकी क्षमता कम होती है। बी में यानी कि रीड ऑनली मेमोरी के मेमोरी चिप में यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर किया जाता है। सी में यानी कि इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है और यह जो है परिवर्तनशील होती है। ठीक है, डी में रजिस्टर में इंटरेक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों डाटा, तो यही तो सरासर गलत है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि 1 बाइट में कितने बीट होते हैं। तो दोस्तों यानी कि 1 बाइट में हमको यानी कि बीट पूछ रहा है, तो 1 बाइट में यानी कि 8 बीट होता है। कितना, 8। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 8। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट यानी कि स्मृति में कितनी निबल होता है। तो दोस्तों यानी कि 1 किलोबाइट में कितना, 1 किलो यानी कि बाइट में हमसे पूछ रहा है कि यानी कि निबल कितना होता है। ठीक है, तो 1 किलोबाइट में यानी कि 2048 निबल होता है। कितना, यानी कि 2048 निबल होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव निम्नलिखित में से किस संग्रह के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ए में करें यानी कि माध्यमिक, बी में है यानी कि अनुक्रमिक, सी में है यानी कि परिवर्तनशील और डी में है यानी कि प्राथमिक। तो दोस्तों ये जो है यानी कि माध्यमिक का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यानी कि रोम का कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो देखिए यानी कि पी रोम दिया है, डी रोम दिया है, यानी कि ईपीपी रोम दिया है, यानी कि ईपी रोम होता है। ठीक है, ईपी रोम दिया है। तो दोस्तों यानी कि इसमें से जो यानी कि डी रोम जो दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि डी रोम जो दिया हुआ है ये इसका यानी कि प्रकार नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों डी रोम जो दिया है ये इसका प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है। तो देखिए डी रैम तो स्लो होता है, एस रैम तेज मेमोरी होता है। ठीक है, यानी कि एस रैम जो होता है ये तेज मेमोरी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होते हैं। तो देखिए दोस्तों यानी कि 1 किलोबाइट बराबर यानी कि 224 होता है। इसको यानी कि 4 से गुना कर दीजिए तो बराबर में क्या हो जाएगा, 10 चौका 40 यानी कि 96। कितना हो जाएगा, 40 96। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 40 96। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि 1 गीगाबाइट कितना होता है। तो दोस्तों यानी कि 1 गीगाबाइट, ठीक है, 1 गीगाबाइट बराबर जो होता है यानी कि 2 के पावर
30 बाइट होता है। क्या होता है? 2 के पावर 30 बाइट। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो दोस्तों यानी कि सीपीयू द्वारा जो निष्पादित प्रोग्राम होता है वो यानी कि प्राइमरी मेमोरी स्टोर करता है। कौन सा? प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आज का, यानी कि कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि कैश मेमोरी के रूप में हम यानी कि SRAM का उपयोग करते हैं। किसका? SRAM का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? SRAM। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर जो है यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है यानी कि निम्न में से कौन जो है फिलहाल प्रयोग न होने वाला डेटा और प्रोग्राम को संभाले रखता है और दीर्घकाल यानी कि यादृच्छिक यानी कि सुगमय भंडारण प्रदान करता है? तो दोस्तों ये जो प्रदान करता है ये यानी कि गौण मेमोरी होता है। कौन होता है? यानी कि गौण मेमोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? गौण मेमोरी। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि निम्न में से कौन सी पोर्टेबल यानी कि USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि पेन ड्राइव के द्वारा ऐसा करते हैं। ठीक है। यानी कि पेन ड्राइव के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियो को की रिकॉर्डिंग, रीराइट और यानी कि प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि इसका यानी कि ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप जो होता है यानी कि ब्लू-रे डिस्क होता है। क्या होता है? यानी कि ब्लू-रे डिस्क होता है। ठीक है। ब्लू-रे यानी कि डिस्क होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ब्लू-रे डिस्क। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि 32 KB में कितने बाइट होता है? ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1 KB बराबर, ठीक है, 1 KB बराबर यानी कि 1024 और गुना में यानी कि इसको 32 से कर दीजिए। ठीक है। तो 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 1 7 और 16 दूना यानी कि 32। तो कितना हो गया? 32 7 68। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, आज का नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि यांत्रिक रूप से यानी कि यांत्रिक के द्वारा या जो प्रयोग करते हैं वो यानी कि पेन ड्राइव होता है। क्या होता है? पेन ड्राइव होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? पेन ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा IO डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ब्लॉक डिवाइस जो होता है वो हमको बताना है। ठीक है। तो यानी कि टेप ड्राइव जो होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि टेप ड्राइव जो है ये यानी कि ब्लॉक डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है शब्द 2 गीगाफ्लॉप क्या इंगित करता है? ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि CPU 2 गीगाहर्ट्ज की गति से चल रहा है, ऐसा तो नहीं। बी में है CPU स्मृति डेटा आंतरण की गति यानी कि 2 गीगा यानी कि, ठीक है, GB पर सेकेंड है, ऐसा भी नहीं होता है। सी में है यानी कि माध्यमिक स्मृति स्थान 2 × 10⁻30 बाइट के बराबर है। ठीक है। डी में कह रहा है यानी कि प्रणाली 2 × 2⁻30 चल बिंदु सक्रिय प्रति सेकंड की दर से निष्पादित कर सकती है। ठीक है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है आज का, यानी कि जावा स्रोत कूट को आरंभिक रूप से एक डैश में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों
यानी कि जावा स्रोत कोड को जो परिवर्तित करते हैं वो यानी कि वाइट कोड में परिवर्तित करते हैं। किस में? वाइट कोड में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया है? वाइट कोड। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, एक सर्किट को डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट यानी कि सिंगल की मेमोरी आवश्यक से मेल खाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसको यानी कि क्या कह सकते हैं जो सिंगल से मेल खाता है? तो दोस्तों उसको यानी कि इंटरफेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटर यानी कि फेसिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? इंटरफेसिंग। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, एक सर्किट को डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिंगल की मेमोरी आवश्यक से मेल खाता है? तो दोस्तों उसको यानी कि इंटरफेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटर यानी कि फेसिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? इंटरफेसिंग। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, 1 MB निम्नलिखित के बराबर है। दोस्तों 1 MB बराबर यानी कि 1024 KB है। ठीक है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बना है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि WORM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका पूर्ण रूप जो होता है, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी होता है। राइट वंस रीड मैनी ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, 1 बाइट निम्नलिखित के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 बाइट बराबर, ठीक है, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। ठीक है, 8 बिट होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? 8 बिट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी समृद्धि है? तो दोस्तों यानी कि रैम जो होता है ये अस्थायी है। ठीक है, रैम अस्थायी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि 1 गीगाबाइट लगभग है। तो दोस्तों यानी कि 1 गीगाबाइट बराबर जो होता है वो यानी कि 1 गुने 10 के पावर 9 यानी कि बाइट होता है। ठीक है, 1 गुने 10 के पावर 9 बाइट। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, एक CDRW डिस्क है। तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि आंतरिक डिस्क की तुलना में अधिक द्रुत एक्सेस होता है। ऐसा तो नहीं होता है। बी में है यानी कि ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रारूप है, इसलिए इसमें यानी कि केवल एक प्रकार यानी कि लिखा जा सकता है। ठीक है, सी में कार्य यानी कि फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा रखती है। ठीक है, और डी में है यानी कि को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मेन काम जो होता है दोस्तों यानी कि उसको मिटा करके फिर से लिखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो दोस्तों यानी कि इस चैप्टर का क्वेश्चन सारा यानी कि 44 क्वेश्चन था जो सारा MCQ है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो यानी कि इनपुट आउटपुट है। ठीक है, इनपुट आउटपुट के सभी MCQ को करेंगे जो TE2 में बार बार पूछा जाता है और इस बार यानी कि पूछने की संभावना है। उससे पहले हम बता दें, प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए यानी कि इनपुट आउटपुट का यानी कि पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट का यानी कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कंप्यूटर कीबोर्ड में यानी कि टॉगल मोड में कार्य करती है? तो दोस्तों यानी कि टॉगल मोड में जो कार्य करता है यानी कि कैप्स लॉक काम करता है। ठीक है, कैप्स लॉक कार्य करता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आभासी प्रदर्शन इकाई का उदाहरण है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि CRT मॉनिटर, बी में है प्लांटर, सी में है यानी कि प्रिंटर, डी में है यानी कि स्कैनर। तो दोस्तों यानी कि आभासी प्रदर्श इकाई जो का उदाहरण हमसे पूछ रहा है तो वो यानी कि CRT होता है। क्या होता है? यानी कि CRT मॉनिटर होता है। ठीक है, CRT मॉनिटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस उस यानी कि स्रोत से यानी कि इमेज को कैप्चर करता है जो एक डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जिसे डिस्क पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि डिस्क पर जो स्टोर करते हैं वो आपको यानी कि स्कैनर होता है। ठीक है, क्या होता है? स्कैनर। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए
अगला प्रश्न पे चलने से पहले थोड़ा रंग इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसे यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसे कहते हैं वो हमको जानना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि मॉनिटर जो होता है, ठीक है, मॉनिटर जो होता है इसको यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती है। तो दोस्तों यानी कि ये कुंजियाँ की संख्या जो होता है यानी कि फंक्शन कुंजी वो यानी कि 12 होता है। कितना, यानी कि 12 होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि 12, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। तो दोस्तों यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स जो बनाता है उसको यानी उससे जो है यानी कि प्लांटर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, यानी कि प्लॉटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि डैश प्रिंटर वास्तव में कागज़ पर स्ट्राइक किए बिना कागज़ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। तो दोस्तों यानी कि बिना स्ट्राइक किए जो यानी कि बनाता है उसे यानी कि गैर इम्पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि गैर इम्पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। गैर इम्पैक्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, गैर इम्पैक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर को यानी कि वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो का क्या मतलब है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि वीडियो का जो यानी कि मतलब होता है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो वीडियो का जो यानी कि मतलब होता है वो वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। क्या होता है, वीडियो, ठीक है, उसके बाद यानी कि डिस्प्ले और उसके बाद यानी कि यूनिट होता है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है। तो देखिए ऑप्शन ए में यानी कि कीबोर्ड, बी में एंटीवायरस, सी में माउस और यानी कि डी में यानी कि ट्रैक बॉल। तो इन यानी कि इसके बीच और इसके बीच तो रिलेशन बनता है, लेकिन यानी कि एंटीवायरस जो दिया हुआ है, ठीक है, एंटीवायरस जो दिया हुआ है इसके बीच कोई रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है। एंटीवायरस जो दिया हुआ है इसके बीच कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात कर लेते हैं, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि डैश प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कार यानी कि प्लांटर, बी में यानी कि इंजेक्ट, सी में है डॉट मैट्रिक्स और डी में यानी कि लेजर। तो दोस्तों यानी कि लेजर लाइट बीम का जो प्रयोग किया करता है वो यानी कि लेजर ही करता है। कौन सा, लेजर ही करता है। ऑप्शन किसी में दिया है, लेजर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि एक सीट के बजाय जो यानी कि निरंतर पेपर का उपयोग करता है वो यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है, मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन ऐसा यानी कि विकल्प बाकी सबसे अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि थर्मल प्रिंटर, बी में है यानी कि लेजर प्रिंटर, सी में है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डी में यानी कि इंजेक्ट प्रिंटर। तो दोस्तों यानी कि सबसे अलग जो है ये है यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है। तो ऑप्शन ए में ट्रैक बॉल, बी में कीबोर्ड, सी में एंटीवायरस, डी में माउस। तो दोस्तों यानी कि इन सबों में से जो अलग है वो यानी कि एंटीवायरस है। क्या है, यानी कि एंटीवायरस है, ठीक है, एंटीवायरस है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, एंटीवायरस, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि वैकल्पिक प्रश्नों में यानी कि उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर
निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि किस इनपुट डिवाइस को हम उपयोग करते हैं वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का, ठीक है, और बी में दिया है यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, सी में है ऑप्टिकल मार्क रीडर, डी में है यानी कि बार कोड रीडर। तो दोस्तों यानी कि इसका जो प्रयोग करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर का, तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि QWERTY को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि QWERTY जो होता है ये टाइप को जो है यानी कि जो टाइप किया जाता है उसको कठिन बनाता है, ठीक है, कठिन और असक्षम बनाता है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि क्विटी किसे संदर्भित करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है यानी कि स्टैंड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों के हार्डवेयर पार्ट्स की व्यवस्था को, ठीक है। और उसके बाद यानी कि बी में कह रहा है यानी कि स्टैंड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था का। सी में है अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर यानी कि केवल फंक्शन कीज की व्यवस्था को, ठीक है। डी में है यानी कि स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर केवल न्यूमेरिक कीज की व्यवस्था को, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट यानी कि स्क्रीन कीज को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में कार्य यानी कि स्पेशल पर्पज कीज, बी में है यानी कि स्टैंडर्ड कीज, सी में है नेविगेशन कीज और डी में है यानी कि फंक्शन कीज, ठीक है। तो यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्पेशल पर्पज की जो होता है दोस्तों उसको यानी कि प्रिंट स्क्रीन की कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती है। तो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था लेकिन वो शिफ्ट अलग था। इसमें जो यानी कि कुंजी की संख्या होता है वो 12 होता है, कितना, यानी कि 12 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि 12, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में कीबोर्ड, बी में यानी कि माउस, सी में यानी कि माउस और डी में यानी कि मॉनिटर, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि बी का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माउस जो है दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा स्कैनर फोटो कॉपियों मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर पर ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है, उससे क्या कहेंगे। तो दोस्तों वो जो ढकता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे यानी कि फ्लैट बेड कहा जाता है। क्या, फ्लैट बेड कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। तो दोस्तों यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले जो ग्राफिक्स बनाता है उसे हम क्या कहते हैं वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स जो बनाता है उसे दोस्तों यानी कि प्लांटर कहा जाता है। क्या, प्लांटर कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, प्लांटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। तो दोस्तों यानी कि पेपर पर जो चित्र बनाता है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि स्कैनर, ठीक है, बी में दिया है यानी कि मॉनिटर, सी में है यानी कि इंक जेट प्रिंटर और डी में यानी कि ड्रम प्लांटर। तो दोस्तों यानी कि ये जो होता है यानी कि ड्रम प्लांटर होता है। क्या होता है, ड्रम प्लांटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ड्रम प्लांटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है वो हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में का यानी कि मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल, ठीक है, बी में है यानी कि कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है और सी में जो दोस्तों दिया हुआ है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और डी में है यानी कि वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, ठीक है। तो दोस्तों इसको कहते हैं यानी कि VDT कहा जाता है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए
अगला प्रश्न है कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है और वीडियो का क्या मतलब है। तो दोस्तों यानी कि वीडियो का जो मतलब होता है वो वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था लेकिन अलग शिफ्ट में था। तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट किस में दिया है, ठीक है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। तो ऑप्शन ए में कह रहा CPU, बी में प्रिंटर, सी में ALU और डी में यानी कि स्प्रेडशीट, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि पेरिफेरल डिवाइस जो होता है वो हमको पहचान करना है, ठीक है। तो पेरिफेरल डिवाइस जो होता है दोस्तों वो प्रिंटर होता है। क्या होता है, प्रिंटर होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि प्रिंटिंग के संदर्भ में DPI का क्या अर्थ है। तो दोस्तों यानी कि DPI का जो अर्थ होता है यानी कि डॉट, ठीक है, पर इंच होता है। क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। ऑप्शन किस में दिया है, डॉट पर इंच, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि पंक्तियों प्रति पृष्ठ, ठीक है। बी में दिया है 1 प्रति घंटा, सी में है 1 प्रति घंटा, ठीक है, और डी में है यानी कि पृष्ठ प्रति मिनट। तो दोस्तों ये जो मापता है यानी कि पृष्ठ प्रति मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि लेजर प्रिंटर जो प्रिंट करता है यानी कि पेज बाय पेज, ठीक है, पेज बाय पेज। ऑप्शन किस में दिया है, पेज बाय पेज, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन विकल्प बाकी सबसे अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है लेजर प्रिंटर, बी में है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी में है यानी कि थर्मल प्रिंटर, डी में है यानी कि इंजेक्ट प्रिंटर। तो दोस्तों यानी कि सबसे अलग जो दिया है यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसमें से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे अलग है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग करता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि एक सीट के बजाय जो निरंतर पेपर का उपयोग करता है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि इंजेक्ट प्रिंटर, बी में है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी में है इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर दोनों, और डी में है यानी कि लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों यानी कि एक पेज जो प्रिंट करता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्टैक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक बनाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि डॉट मैट्रिक्स, सी में है यानी कि डेली व्हील, और सी में दिया है यानी कि इम्पैक्ट, और डी में दिया है यानी कि गैर इम्पैक्ट। तो दोस्तों यानी कि कागज पर जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है वो हमसे यानी कि पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वो जो बनाता है आपको यानी कि गैर इम्पैक्ट बनाता है। क्या, गैर इम्पैक्ट। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। तो दोस्तों यानी कि लेजर लाइट बीम का जो प्रयोग करता है वो कौन प्रयोग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि लेजर, ठीक है। बी में दिया है आपको, बी में दिया हुआ है यानी कि इंजेक्ट, ठीक है, और सी में है प्लांटर, डी में है यानी कि डॉट मैट्रिक्स। तो दोस्तों यानी कि लेजर ही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रिंटर जो है किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि लाइन प्रिंटर, बी में है चेन प्रिंटर, सी में है लेजर प्रिंटर, डी में है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि दो चल रहे क्रमदेशों को यानी कि संयोजित करने वाले IO प्रवाह को डैश कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि केसो, बी में यानी कि पाइप, सी में यानी कि बफर, डी में थ्रेड। तो दोस्तों उसको यानी कि पाइप कहा जाता है। क्या, पाइप। ऑप्शन किस में है, पाइप, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए
अगला प्रश्न है, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? तो ऑप्शन ए में दिया है स्कैनर, बी में है यानी कि छवि परिवर्तक, सी में है प्रिंटर और डी में है रिकॉर्डर। तो दोस्तों यानी कि स्कैनर के द्वारा बदला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए में है यानी कि डेटा कैप्चर, बी में है निर्देशों का प्रदर्शन, सी में है यानी कि डेटा संग्रहण और डी में है यानी कि एनकोडिंग। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि निर्देशों का प्रदर्शन होता है जो इनपुट चरण का भाग नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो दोस्तों यानी कि अधिकांश जो कीबोर्ड है वो यानी कि QWERTY, ठीक है, यानी कि क्वेरेटिव प्रकार का कीबोर्ड है जो टाइपिंग को कठिन बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी प्रकार का कीबोर्ड होता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? तो देखिए ऑप्शन ए में करें यानी कि जॉयस्टिक, बी में है प्लांटर, सी में है यानी कि कोडर और डी में है प्रिंटर। तो दोस्तों यानी कि इनपुट वाला हमको बताना है। ठीक है, इनपुट क्या है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो राइट आंसर जो होगा वो यानी कि जॉयस्टिक है। क्या है? जॉयस्टिक। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है माउस का क्लिक लॉक गुण। ऑप्शन ए में इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बी पढ़ लेते हैं, यानी कि आइटमों को क्लिक करने से रोकने की अनुमति देता है। बी में है आइटमों के लिए यानी कि पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है। सी में यानी कि माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर यही होगा। माउस का मुख्य कार्य है जो बिना खींचे हुए यानी कि कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी। अब चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए में फ्लैट बेड, बी में है यानी कि सीट कोड, सी में है यानी कि हेड हेल्ड और डी में है यानी कि ड्रम। तो कौन सा प्रकार जो है नहीं होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ड्रम जो होता है, ठीक है, ड्रम जो होता है, ठीक है, ड्रम ये स्कैनर का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन डैश डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। तो यानी कि माइक्रोफोन दोस्तों यानी कि इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? यानी कि इनपुट होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? इनपुट। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन ए में है यानी कि ट्रैक बॉल, ठीक है, बी में है प्लांटर, सी में है यानी कि लाइन पेन और डी में है चुंबकीय स्कैनर। स्कैनर भी इनपुट होता है, ट्रैक बॉल भी इनपुट है, लाइट पेन भी इनपुट है, लेकिन प्लांटर जो है दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि पैरेलल पोर्ट सामान्यतः डैश को कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में है यानी कि मॉडेम, बी में है स्कैनर, सी में है प्रिंटर, डी में यानी कि सीडी राइट। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि मॉडेम होता है। ठीक है, मॉडेम होता है। ऑप्शन किस में दिया है? मॉडेम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को डैश कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसके संयोजन को जो कहते हैं वो यानी कि टर्मिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में है? टर्मिनल। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि किसी भी संख्या के वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए में दिया यानी कि हाइपरसाइन, बी में है यानी कि एम्परसैंड का चिन्ह, सी में है यानी कि एस्टेरिस्क का चिन्ह और डी में है यानी कि डॉलर का चिन्ह। तो दोस्तों ये जो यानी कि साइन होता है वो यानी कि एस्टेरिस्क का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि किसी कंप्यूटर में सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन होता है? तो अगर सामान्य की बात किया जाए, ठीक है, यानी कि सामान्य, तो सामान्य इनपुट डिवाइस दोस्तों यानी कि कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कीबोर्ड होता है। ऑप्शन किस में दिया है? कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि शब्द और संख्या
डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, ठीक है भाई। बी में है यानी कि आपके कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए, ये भी करते हैं। सी में है कंप्यूटर खोलने के लिए, इसका भी कार्य है। तीन में से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कीबोर्ड का सारा काम है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? तो दोस्तों यानी कि प्लांटर जो दिया हुआ है ये आउटपुट युक्ति नहीं है, सॉरी दोस्तों, यानी कि आउटपुट वाला नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है कीबोर्ड, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। यानी कि कीबोर्ड जो दिया हुआ है ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा। लेकिन मॉनिटर भी यानी कि आपको आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लांटर भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि माउस ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण है। तो दोस्तों ये सब जो उदाहरण है ये पॉइंटिंग डिवाइस का है, ठीक है। ये सब पॉइंटिंग डिवाइसेस का उदाहरण है। किसका? पॉइंटिंग डिवाइसेस का। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है, तो वो क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि मेमोरी में जो स्टोर करता है उसको यानी कि स्कैनर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्कैनर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? स्कैनर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि MICR निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है, या इसका फुल रूप पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। बी में है मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन। सी में है मैग्नेटिक इंक कैशिंग रिकॉग्निशन। डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए, यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि OMR का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि OMR का जो पूर्ण रूप होता है वो यानी कि ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है। तो दोस्तों यानी कि किसी प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन मापते हैं वो डॉट, ठीक है, प्रति इंच में मापा जाता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन ए में दिया है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये सारा क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट का यानी कि सारा प्रश्न समाप्त हुआ, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता था और इस बार आने की संभावना है। अब नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इससे और भयानक क्वेश्चन है जो इस बार आने की संभावना है। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सॉफ्टवेयर का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर का आज का सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि CAD का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि CAD का जो पूर्ण रूप होता है यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड यानी कि डिजाइन होता है। ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में कंप्यूटर एकेडमी डिजाइन, तो नहीं होता है। कंप्यूटर एडेड यानी कि डेवलपर, ये भी नहीं होता है। सी में है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। और डी में है कंप्यूटर एकेडमी डेवलपर, ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, एक माध्यमिक विंडो है जो यानी कि उपयोगकर्ताओं को एक कमांड करने की अनुमति देती है, उपयोगकर्ताओं से एक प्रश्न पूछती है या उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। ये हमको यानी कि जवाब देना है। तो दोस्तों उसको जो यानी कि कहा जाता है वो यानी कि डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है। क्या होता है? डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है डायलॉग बॉक्स? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न है, यानी कि यदि आप एक विंडो को बंद किए बिना अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो डैश पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यानी कि अगर ऐसे ही निकलेंगे तो मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
मिनिमाइज बटन पे यानी कि क्लिक करना होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है मिनिमाइज बटन, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि वर्तमान में न दिख रही जानकारी देखने के लिए विंडो की सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो चीज़ नहीं दिख रहा है तो उसको यानी कि दिखाने के लिए यानी कि स्क्रॉल बार का उपयोग करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल बार का उपयोग करने से वो दिख जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है? स्क्रॉल बार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, जब किसी विंडो के यानी कि मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए में यानी कि विंडो बंद हो जाता है, बी में है विंडो क्षैतिज रूप में से उल्टी हो जाती है, सी में है विंडोज डेस्कटॉप से गायब हो जाती है और एक डायलॉग बॉक्स पर एक बटन के रूप में दिखाई देता है। एकदम राइट सही है दोस्त। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, किसी एप्लीकेशन विंडो में डैश एक बटन होता है जिसे आप बाईं या दाईं ओर खींचकर सेटिंग मान को क्रमशः घटा या बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि उसको जो कहा जाता है वो स्लाइडर कहा जाता है, ठीक है, स्लाइडर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? स्लाइडर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, एक डैश सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो यानी कि वेब ब्राउजर में एक ऐड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउजर को अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों यानी कि ब्राउजर का जो यानी कि अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है वो यानी कि प्लगइन है। क्या है? यानी कि प्लगइन है। तो ऑप्शन किस में दिया है? प्लगइन, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी कि संपीड़ित सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों यानी कि संपीड़ित सॉफ्टवेयर जो होता है यानी कि विनजिप होता है। क्या होता है? विनजिप। ऑप्शन किस में दिया है? विनजिप, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि विंडोज में यदि किसी यानी कि चिन्ह पर थोड़ा घुमावदार तीर है तो यह डैश को दर्शाता है। दोस्तों अगर घुमावदार तीर रहता है तो वो जो दर्शाता है वो शॉर्टकट आइकन दर्शाता है, ठीक है, शॉर्टकट आइकन दर्शाता है। ऑप्शन किस में दिया है? शॉर्टकट आइकन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत वाला को पहचानना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन ए में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन यानी कि गलत है वो पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन ए में हुई जिप फाइल स्पेड फाइल होती है, बी में है एक फाइल के नाम से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। यही तो सरासर गलती है। क्यों नहीं होगा दोस्त? एक फाइल के नाम से अलग अलग कैरेक्टर क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है, यानी कि यह हाई लेवल लैंग्वेज में अनुभवी प्रोग्राम द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाता है। बी में है यह कंप्यूटर और उसके जो है यानी कि अंतर्निहित कार्य और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार बदल सकता है। सी में है यह कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को संचालन में लाने के लिए कार्यक्रमों का एक संग्रह है। डी में है यानी कि इसमें आईसी, डायोड, ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल बोर्ड, इंसुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। तो गलत वाला पहचानना था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो अगर उपयोगिता सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि ये जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि क्या दिया है, यानी कि डिस्क रिफ्रेगमेंटर, ये जो है यानी कि उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है आज का, निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन ए में यानी कि विंडोज, सी में लिनक्स, डी में यानी कि डेटाबेस प्रबंधक प्रणाली और डी में यानी कि पेरोल प्रणाली। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर होता है उसका यानी कि उसका नाम है यानी कि पेरोल प्रणाली, ठीक है, यानी कि पेरोल प्रणाली है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में यानी कि वर्चुअलाइजेशन, सी में है प्रोसेसर, डी में है सॉफ्टवेयर, डी में हार्डवेयर। तो दोस्तों इसको यानी कि सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से? सॉफ्टवेयर के नाम से। ऑप्शन किस में दिया है? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों वो जो जिम्मेदार होता है उसका नाम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। वो जो जिम्मेदार होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग यानी कि सिस्टम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छा से समझे होंगे वो यानी कि 200 MCQ क्वेश्चन। तो आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग प्लीज़ नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमको अगर सपोर्ट इस वीडियो में देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच बहुत जल्द आने वाला है कंप्यूटर का, उसमें लगभग 600 प्लस क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए मिलते हैं।